Hello everyone, welcome to another audio session for CA Foundation Business Law with me, CA प्रीति अग्रवाल। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस वे स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन सू। तो एक्सेप्शंस पढ़ने वाले हैं। ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट्स आते हैं। ये भी नहीं समझ में आता है कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन में क्या फ़र्क होता है। तो आज का सेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट तो समझने ही वाले हैं, एक्सेप्शंस भी करने वाले, लेकिन हम मेनली ये डिस्कस करने वाले हैं कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन में क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये ऑडियो नोट को आप पूरा सुनना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट पे थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं, और ये पर्टिकुलर पूरा चैप्टर ही जो कंसिडरेशन का चैप्टर है ना, ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है फॉर थ्योरी क्वेश्चन। तो इसमें 6 to 7 मार्क्स के बहुत सारे क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। पूरा चैप्टर आपको बाय हार्ट करना ही है, ठीक है। तो ये आज का मेरा सेशन हिंदी में रहने वाला है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम हमें हिंदी में अच्छा समझ में आता है, कभी एक हाथ लेक्चर तो डाल दो हिंदी में। तो येस, दिस लेक्चर इज़ गोइंग टू बी इन हिंदी टुडे एंड मुझे बैलेंस मेंटेन करना है। तो प्लीज़ ये मत सोचो कि मैम इंग्लिश में ही बोलो या सिर्फ हिंदी में ही करो। मुझे बैलेंस मेंटेन करना है, और आई ऑलवेज़ फील कि अगर मेरा पेपर इंग्लिश में है तो मैं इंग्लिश में ही सुनूँ, मैं इंग्लिश में ही समझूँ, और मैं इंग्लिश में अच्छे से एग्ज़ाम में लिख के आऊँ, ताकि मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले। इसीलिए दैट इज़ आई फील कि इंग्लिश यूनिवर्सल है। हम पेपर जब इंग्लिश में लिखने वाले तो हमें सुनना भी इंग्लिश में और समझना भी उसी लैंग्वेज में चाहिए। अदरवाइज एग्जाम में क्या होगा, आप हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करते रह जाओगे, आपको वो सेंटेंस में अटकोगे, पेपर बहुत लेंदी, आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। लेकिन हाँ ठीक है, कभी कभी एक आध बार हिंदी में मुझे भी रिकॉर्ड करना अच्छा लगता है, और आपको भी सुनना पसंद आएगा। आज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सो लेट अस डिस्कस स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट एंड स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शंस। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट, मुझे आपको इन्फॉर्म करना था कि हमने एक न्यू कॉम्बो प्रोडक्ट लॉन्च किया है, दैट इज़ द बिजनेस लॉ बुक, जिसे हम पढ़ रहे हैं अलॉन्ग विद माई पॉडकास्ट रिविजन लेक्चर्स। तो ये जो हम ऑडियो नोट्स पढ़ रहे हैं ये काफ़ी फास्ट है। पॉडकास्ट रिविजन लेक्चर का फॉर्मेट बिल्कुल ही अलग है। पॉडकास्ट रिविजन में हम सारे सेक्शंस लर्न करते हैं इन अ स्टोरी फॉर्मेट। एक पूरी लिस्ट है, तो बार बार सुनने से वो लिस्ट ऑफ सेक्शन नंबर्स आपको याद हो जाएंगे। स्टोरी फॉर्मेट में तो एग्ज़ाम में आपको ना मेरी आवाज़ गूंजती रहेगी। आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट। हमारा एक दूसरा कॉम्बो वो ऑलरेडी था, कंपाइलर विद पॉडकास्ट, लेकिन स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि मैम हमको ये ऑडियो लेक्चर्स इतने पसंद आ रहे हैं कि आप हमारे ये बिज़नेस लॉ बुक के साथ आप वो जो हमारे रिविजन पॉडकास्ट लेक्चर्स है उनका कॉम्बो बना दो, हमको कुछ बेनिफिट हो जाएगा। तो येस, आपने रिक्वेस्ट की थी एंड वी हैव रिसेंटली लॉन्च्ड अ कॉम्बो, जहाँ पर हम ये वाली बुक जो बिज़नेस लॉ की बुक है, वी हैव कंबाइंड इट विद द रिविजन पॉडकास्ट, और कॉम्बो में आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। सो डू विजिट माई वेबसाइट capreetyagarwal.com। और एग्जेम्पशन अगर आपको चाहिए तो रिविजन पॉडकास्ट इज़ द की, वही एक रास्ता है, वही एक प्रोडक्ट है जो आपको एग्जेम्पशन लेकर आ सकता है, और उसको हमने कंबाइन कर दिया हमारे बिजनेस लॉ बुक के साथ। सो इट्स द बेस्ट कॉम्बो दैट इज़ अवेलेबल, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ आज हमारे लेक्चर की शुरुआत करते हैं, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सूट बाय थर्ड पार्टी, दैट इज स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक्स गेव लोन टू वाई एंड वाई गेव दैट सेम अमाउंट टू जेड। अब जेड पेमेंट नहीं कर रहा, कैन एक्स फाइल अ केस अगेंस्ट जेड। देखो, ये केस में देर आर टू कॉन्ट्रैक्ट्स, वन इज़ बिटवीन एक्स एंड वाई, अदर इज़ बिटवीन वाई एंड जेड। जो पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, सिर्फ वही पार्टीज़ एक दूसरे पर केस कर सकते हैं, कोई तीसरा आकर उन पर केस नहीं कर सकता। तो जो जेड का कॉन्ट्रैक्ट है वो वाई के साथ है। ओनली वाई कैन फाइल अ केस अगेंस्ट जेड इफ़ जेड फेल्स टू पे द मनी। X in this case is a stranger to contract and stranger to contract cannot sue. X Y पे केस कर सकता है, Y Z पे केस कर सकता है, क्योंकि इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। लेकिन X Z पे केस नहीं कर सकता, क्योंकि X का Y या Z के कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना ही नहीं है। दूसरा एक एग्जांपल देख लेते हैं। X owes 5 लाख रुपीज़ टू वाई। अब उसके पास पैसे नहीं हैं, सो ही सेल्स हिज हाउस टू जेड। अब जेड क्या बोलता है कि तू कहाँ ये 5 लाख रुपए लेकर जाएगा, मैं तो वाई के घर के पास में ही रहता हूँ, मैं दे दूँगा उसको। सो जेड प्रोमिसेस टू पे दिस मनी टू वाई, लेकिन वो भूल जाता है, ही फेल्स टू पे द मनी। वाई सूड जेड, कैन वाई फाइल अ केस अगेंस्ट जेड। अब देखो, ये जो अरेंजमेंट है, एक्स एंड वाई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, एक्स और जेड के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है।
अगर वाई पैसे नहीं दे रहा, अगर जेड वाई को पैसे जाकर नहीं दे रहा, तो एक्स कैन फाइल केस अगेंस्ट जेड। उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, वाई तो स्ट्रेंजर है, तो वाई जेड पे केस नहीं कर सकता। तो इन शॉर्ट आपको ये समझना है कि जिन पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है सिर्फ वही एक दूसरे पर केस कर सकते हैं, कोई थर्ड पर्सन स्ट्रेंजर केस नहीं कर सकता। देन ये तो हमको समझ में आ गया कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू, बट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट एंड स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। येस, इसमें बहुत स्टूडेंट्स को डाउट आता है। तो सुनो, आपको चिन्मया वर्सेस रमैया का केस याद है? मैंने आपको बताया था कि मेरा एक यूट्यूब वीडियो है, जाके वो वीडियो देखना, वहाँ पे आपको स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन का मीनिंग और कॉन्सेप्ट अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाएगा। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट एंड स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन? हमको कैसे समझ में आएगा कि ये स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है या कंसिडरेशन है? अच्छा, चिन्मया वर्सेस रमैया को ही अपने दिमाग में रखो, उसी को ध्यान में रखो। इन केस ऑफ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन द पर्सन इज रिसीविंग बेनिफिट एज ए रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। वहाँ पर चिन्मया और रमैया के बीच में एक एग्रीमेंट था और उस एग्रीमेंट के वो डीड साइन की थी ना, और उस डीड के बेसिस पे उसको पैसे मिल रहे थे। तो अगर वो डीड है तो चिन्मया वॉज स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, और अगर वो डीड नहीं होती तो देन शी वुड हैव बीन अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, एंड इन दैट केस शी कुड नॉट हैव सूड एंड लॉस्ट द केस। तो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन यही होता है, समवन हु रिसीव्स बेनिफिट एज अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट है और उसकी वजह से बेनिफिट मिलता है, देन यू आर स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। और एक बात ध्यान रखनी चाहिए आपको कि कंसिडरेशन वॉज मूविंग बिटवीन द ओल्ड लेडी एंड रमैया। तो कंसिडरेशन वहाँ पर मूव हो रही थी, लेकिन उसका बेनिफिट सी को मिलता था, और ऐसे ही नहीं मिलता था, एक एग्रीमेंट की वजह से मिलता था। दैट इज़ वाई सी वॉज स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। और अगर वो डीड नहीं होती देन सी वुड हैव बीन अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, एंड इन दैट केस वो हम केस फाइल नहीं करते, शी वुड हैव लॉस्ट द केस। ओके, अब हम देख लेते हैं व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू द रूल दैट स्ट्रेंजर कैन नॉट सू। वैसे तो हमने पढ़ा दैट स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू, बट देयर आर सर्टन सर्कमस्टांसेस वेयरइन इवन दो यू आर अ स्ट्रेंजर यू कैन सू। और एक बात याद रखना, दैट केस कैन बी फाइल्ड ओनली एंड ओनली अंडर दीज एक्सेप्शनल केसेस। तो चलो एक एक करके सारे एक्सेप्शंस भी पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट एक्सेप्शन इज़ इन केस ऑफ अ ट्रस्ट। अब ट्रस्ट क्रिएट होता है किसी के बेनिफिट के लिए, जैसे ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी टू बी हेल्ड फॉर बाय हिम इन ट्रस्ट फॉर सी। तो यहाँ पर बी जो है वो ट्रस्टी है, सी इज़ द बेनिफिशियरी। अगर सी को बेनिफिट नहीं मिलता है तो वो केस कर सकता है इवन दो सी इज़ नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली ए और बी के बीच में हुआ है जहाँ पे ट्रस्ट क्रिएट हुआ है, बट ट्रस्ट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ सी। द बेनिफिशियरी कैन सू इवन दो ही इज़ नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट, यहाँ पर रिक्वायरमेंट है दैट द कॉन्ट्रैक्ट द टर्म्स मस्ट बी रिड्यूस टू राइटिंग। ये राइटिंग में होना कंपलसरी है। नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल दैट अ डॉटर एंड अ हस्बैंड दे एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ फादर, ये बोल के कि हम मदर को मेंटेन करेंगे, आप जो प्रॉपर्टी है वो हमारे नाम पे ट्रांसफ़र कर दो। तो फादर ने ट्रांसफ़र कर दी, लेटर दे रिफ्यूज टू मेंटेन द मदर। नाउ इन दिस केस मदर इवन दो शी इज़ अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट शी कैन सू बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट वॉज फॉर हर बेनिफिट। तो यहाँ पर जब फैमिली सेटलमेंट होती है, जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट भी नहीं थी, कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा भी नहीं थी, इवन दे कैन फाइल अ केस। नेक्स्ट वी हैव इन केस ऑफ सर्टन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट, जैसे HUF की पार्टीशन हो जाती है, मेंबर्स एग्री करते हैं कि थोड़ा सा पैसा हम साइड में रखेंगे फॉर सम एल्डरली पर्सन या फिर एजुकेशन एंड मैरिज ऑफ अ फीमेल चाइल्ड, देन दैट पर्सन जिसके बेनिफिट के लिए वो पैसा रखा गया है दे कैन फाइल अ केस इवन दो दे आर नॉट अ पार्टी टू दैट सेटलमेंट। तो HUF में फ़ीमेल की मैरिज के लिए अगर कोई एक्सपेंसेस पैसे साइड में रखे हुए हैं देन शी कैन फाइल अ केस इवन दो शी इज़ नॉट अ पार्टी टू दैट अरेंजमेंट और दैट सेटलमेंट। देन वी हैव असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। द मीनिंग ऑफ असाइनमेंट इज़ टू ट्रांसफ़र। अब यहाँ पर एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल से ही हमको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। एक्स ने इंश्योरेंस कंपनी से एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, फिर उसको लोन चाहिए था, वो बैंक के पास चला गया, उसने बोला बैंक मुझे लोन दे दो। बैंक बोलते मैं तुझे लोन तो दे दूँ लेकिन मुझे सिक्योरिटी चाहिए। तो एक्स बोलते ठीक है, आप मेरा जो इंश्योरेंस की पॉलिसी है वो रख लो, उसका जो वैल्यू आएगा उसके बेसिस पे आप लोन दे देना। अगर मैं पेमेंट करने से चूक जाता हूँ, मैं पेमेंट नहीं करता हूँ, तो फिर आप वो जो मेरी पॉलिसी है वो सरेंडर कर लेना और अपने पैसे रिकवर कर लेना। सो बैंक एग्री कर लेता है, एक्स असाइंस द बेनिफिट टू द बैंक, तो वो अपनी जो पॉलिसी का बेनिफिट है वो बैंक के नाम पे असाइन कर देता है। इन दिस केस बैंक बिकम्स द असाइनी। अगर एक्स पेमेंट नहीं करता
तो बैंक वो इंश्योरेंस पॉलिसी सरेंडर कर देगा। अब सोचने वाली बात ये है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस तो एक्स और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में है। बैंक देखा जाए तो है स्ट्रेंजर, बट बिकॉज द बेनिफिट इज असाइंड टू हिम, ही बिकम्स द असाइनी एंड असाइनी कैन सू। Then we have estoppel by acknowledgement of liability और part performance thereof। तो estoppel मीन्स आप एक्चुअली में ओनर नहीं हो, आप एक्चुअली में एजेंट नहीं हो, लेकिन हम आपको एजेंट या ओनर की तरह ट्रीट करते हैं। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर भी एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और द वर्ड एक्नॉलेजमेंट वो मेरा की वर्ड है, उसी में पूरा एग्जाम्पल बेस्ड है। वाई हैड टू पे सम मनी टू जेड, इसका मतलब है कि वाई और जेड में कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन जेड बहुत दूर रहता था। तो वाई ने एक्स जो जेड के घर के पास में ही रहता था उसको बोला, देख तू जा रहा है ना घर पे, तो जेड तेरे पास में ही रहता है, उसको ये 10,000 रुपये दे देना। एक्स बोलते ठीक है। एक्स वो 10,000 रुपये लेके घर चला जाता है। वो घर पहुंचते ही जेड को कॉल करता है, बोलते देख वाई ने तेरे लिए 10,000 रुपये भेजे हैं, तो जब घर पे आ जाएगा ना तो मुझे बता देना, मैं वो पैसे लेके आ जाऊँगा, मैं तेरे घर के पास में ही रहता हूँ। जैसे ही एक्स ने जेड को एक्नॉलेजमेंट दे दी, ही इज़ कंसिडर्ड एज एजेंट ऑफ जेड। अब देखो मैंने यहाँ पर उसको, जेड ने एक्स को एजेंट अपॉइंट नहीं किया था, ही इज़ कंसिडर्ड एज इफ ही इज़ एन एजेंट बाय एस्टॉपल। तो ये केस में अगर एक्स जेड को पैसे देने से मना कर देता है, देन कैन जेड फाइल अ केस एंड रिकवर दैट मनी फ्रॉम एक्स? येस, क्योंकि यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट देने की वजह से एक्स इज़ कंसिडर्ड एज एजेंट बाय एस्टॉपल, ही इज़ कंसिडर्ड एज एजेंट ऑफ जेड, और हम अपने एजेंट के अगेंस्ट केस तो कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वाई और जेड के बीच में है। एक्स तो स्ट्रेंजर है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, यहाँ पर स्ट्रेंजर केस फाइल कर सकता है और उसके अगेंस्ट केस फाइल हो भी सकता है। नेक्स्ट वी हैव कोविनेंट रनिंग विद लैंड। कोविनेंट्स आर नथिंग बट कंडीशंस टाइड टू द यूज़ ऑफ लैंड। लैंड कैसे यूज़ करना चाहिए, जैसे दो फार्मर्स हैं, वो एग्री करते हैं कि हम ये लैंड पे हमेशा फार्मिंग ही करेंगे, हम यहाँ पर कभी भी बिल्डिंग या कोई मॉल वगैरह नहीं बनाएंगे। दिस इज़ अ कोविनेंट जो डिटर्मिन करता है कि लैंड कैसे यूज़ होगा। नाउ दीज कोविनेंट्स आर बाइंडिंग नॉट ओनली ऑन द करंट बट ऑल्सो फ्यूचर ओनर्स। तो मान लो कि एक्स और वाई जो हैं वो लैंड ओन करते हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि हम यहाँ पर हमेशा एग्रीकल्चर करेंगे, हम यहाँ पे कभी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं करेंगे। एक्स ने वो लैंड आगे जेड को बेच दिया। वाई स्टार्टेड यूजिंग द लैंड फॉर कमर्शियल पर्पस। जेड वॉन्ट्स टू फाइल अ केस अगेंस्ट वाई, लेकिन सब उसको बोल रहे हैं कोविनेंट तूने तो क्रिएट किया नहीं था, कोविनेंट तो एक्स और वाई के बीच में था, तू तो स्ट्रेंजर है। लेकिन लॉ ये भी तो बोलता है ना दैट द कोविनेंट्स आर बाइंडिंग ऑन करंट एज वेल एज फ्यूचर ओनर्स। So even though Z is a future owner, he is bound by those covenants. So even though he is a stranger, he never created those covenants. But since he is bound by the covenants, वो case कर सकता है. So here Z, even though he is a stranger, even though he never created the covenant, he can still enforce the contract. He can still stop Y from going against the covenant. लास्ट में आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बाय एजेंट। अब एजेंट खुद के लिए थोड़ी ना कॉन्ट्रैक्ट करता है, ही इज़ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। सो इवन दो नाम एजेंट और थर्ड पार्टी का होगा कॉन्ट्रैक्ट में, बट इट कैन बी एनफोर्स्ड बाय द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इज़ अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एजेंट एंड थर्ड पार्टी, बट एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट तो प्रिंसिपल का ही हुआ ना विद द थर्ड पार्टी। सो इवन दो कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ एजेंट और थर्ड पार्टी के बीच में, लेकिन प्रिंसिपल कैन फाइल अ केस। सो दीज आर द एक्सेप्शंस टू स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको एग्जाम्पल के साथ उसको लिखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा आज छोटा सा क्यूट सा ऑडियो नोट खत्म हुआ। इन माई नेक्स्ट ऑडियो सेशन आई विल डिस्कस वैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन। ऐसे ही हमने हमारे रिविजन पॉडकास्ट भी बनाए हैं जो आप परचेज़ कर सकते हो मेरी वेबसाइट से, जहाँ पर हम सारे सेक्शन नंबर्स, कीवर्ड्स डिस्कस करेंगे। सेक्शन नंबर तो स्टोरी फॉर्मेट के साथ याद करेंगे, बार बार सुनने से वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। Very soon I'm also starting with revision lectures live on YouTube. So subscribe to my YouTube channel and hit the bell icon ताकि आपको notification आ जाए उस revision session की. Yes, visit my website capreetyagarwal.com and I will meet you in my next audio note. Bye bye.